साथियों नमस्कार। आवाज किताबों की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्वीट मार्डेन द्वारा रचित सफलता की खोज का अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अध्याय 2, प्रकृति से बड़ा गुरु कौन। संसार में अधिकांश विद्वानों ने पुस्तकों तथा पाठशाला की तुलना में अपने आसपास के वातावरण एवं प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं से अधिक शिक्षा ग्रहण करने की है। किसी पाठशाला में किसी गुरु के अंतर्गत ग्रंथों के पढ़ने की अपेक्षा जीवन रूपी गुरु से प्राप्त दैनिक अभ्यास के रूप में पाठ पढ़कर व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक गुणी हो जाता है। फिर पुस्तकों की रचना भी उन्हीं दैनिक अनुभवों अभ्यासों से भरपूर किसी न किसी विचारक गुरु के विचारों, विवेक एवं बुद्धि के आधार पर ही तो की जाती है। हमारी पृथ्वी पर आदि से आज तक सभ्यता का क्रमिक विकास आवश्यकता, अन्वेषण, अनुभव, अभ्यास एवं अध्ययन की अविरल स्रोतस्विनी तथा युगतम की उत्तरजीविता से अभिभूत किया जाने वाला सतत संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा गुरु हमारे सन्मुख मूर्तिमान रहा है, जिसने हमें जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान सरलतम तरीके से बताया है। उस गुरु की पाठशाला मानव को उसके विभिन्न पक्ष को लेकर निरंतर प्रशिक्षित करती रही है। प्रसिद्ध विचारक सेनेका का कथन है कि वास्तव में जो कुछ भी हम सीखते हैं वह पाठशाला में नहीं, जीवन की प्रयोगशाला में सीखते हैं। सेनेका ने अत्यंत सटीक विचार प्रस्तुत करके हमारा सही मार्गदर्शन किया है। हमारा वास्तविक प्रशिक्षण हमें जीवन से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी अन्य विद्वान ने कहा है, हमारी सफलताएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, परंतु हमारी असफलताएं हमें उन गलतियों को न दोहराने की शिक्षा देती है। जीवन का प्रत्येक पल हमारा पथ निर्देशक एवं गुरु है। रोज तरह तरह के लोगों से हमारा सामना होता रहता है, उनमें हम संप्रेषण करते हैं। उनके अनुभव रूपी प्रत्येक बूंद से हमारे लिए अमूल्य निधि प्रमाणित होती है। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा हमें एक नई अनुभूति एवं प्रेरणा की ओर संकेत करती है। कभी कभी कोई व्यक्ति अनुभवों का भंडार होता है। उसकी एक एक सूक्ति किसी भी धर्म के उपदेश ग्रंथ से हम कम भारी नहीं बैठती। जिन परिस्थितियों की पेचीदा गलियों से वह व्यक्ति गुजर चुका होता है, हो सकता है हमने उनकी कल्पना भी न की हो, या हम सैकड़ों पुस्तकों को पढ़कर भी नहीं जान सकें। उसके साक्षात एवं अनुभवों से जितना हमें प्राप्त हो जाए वह किसी विद्यालय से न मिल सके। जीवन से प्राप्त अथवा तथा भोगे हुए प्रत्येक अनुभव से हमें शिक्षा तो मिलती ही है, साथ ही एक प्रकार से एक तैयार व प्रशस्त रास्ता सुलभ हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति अथवा उपलब्धि के कारण हमारी कितनी क्षति हो जाती है उसका अनुमान हमें तब होता है जब उसकी कमी महसूस होती है। कभी कभी उसी कारण हमारा पतन तक हो जाता है। अतः पुस्तकों, पाठशाला अथवा प्रयोगशाला की अपेक्षा हमें जीवन की गहराइयों में बैठना अधिक लाभप्रद होता है। उससे प्राप्त पाठ ही श्रेष्ठ है। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए कार्लाइल की बात दोहराता हूं, हमें न केवल अपने जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी अनुग्रहित होना चाहिए। कार्लाइल के उक्त वक्तव्य में काफी वजन है। मनुष्य को अपने अनुभवों से तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ही, साथ में यदि अन्य लोगों से भी प्रेरणा मिले तो उनके सुकर्मों का अनुसरण भी करना चाहिए। यही सोने पर सुहागा जैसा होगा। मनुष्य का जीवन और भी चमत्कृत हो जाएगा। शायद इसी कारण हमारे पूर्वज गुरु शिष्य परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहे। विश्व की प्राय सभी धर्म पुस्तकें इसी परिपाटी की परिणति दिखाई पड़ती है। यदि हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें भी जीवन की प्रयोगशाला में अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए। अक्सर देखा गया है जो लोग ऐसा करते हैं वे पतनोन्मुख कम ही देखे गए हैं। इनका गिरना एक प्रकार से असंभव हो जाता है, क्योंकि वे पूर्व आयोजित तथा पूर्व परिकल्पित लीक पर ही अपनी गाड़ी डाल देते हैं। इसलिए उन्हें नए जोखिमों अथवा खतरों की संभावना या भय नहीं रहता। जिन्होंने जीवन में सफलता का शिखर
स्पर्श किया है और सफलता की अनुभूति का आनंद भोगा है, उनकी जीवन झांकी का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता किस प्रकार अर्जित की है। ऐसे लोगों की डायरियां यदि वे लिखते थे तो सामान्य रूप से उनमें डायरी लिखने की आदत होती है, दूसरों के लिए अमूल्य निधि होती है, क्योंकि उनमें जीवन की सत्यता और वास्तविकता से अलंकृत अनेक मूल्यवान अनुभव भरे हुए रहते हैं। यही एक तथ्य है जिसने मनुष्य को अज्ञानता व अकर्मण्यता के अंधकार से बाहर सत्य से प्रकाशवान पथ प्रशस्त करता है। आप इन्हीं वास्तविक अनुभवों से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिन्होंने सत्य के इस ज्योतिर्मय रास्ते को अपनाकर सफलता के शिखर पर पहुंचने का संघर्ष किया है और अंततोगत्वा शिखर पर अपने पांव जमाए हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और जब अपने जीवन की तुलना पत्र की जांच पड़ताल करते हैं और जब उसमें कहीं भी लाल प्रविष्टि नहीं मिलती, तब जो संतोष एवं आनंद का अनुभव होता है, उसका अनुमान आप जैसा ही कर्मठ और सफल व्यक्ति लगा सकता है। क्या यह विचित्र विडंबना नहीं कि लोग उन्हीं तत्वों की सहायता से अपनी रक्षा करते हैं या उन्हें अपना हितैषी एवं शुभ चिंतक समझते हैं, जो उनकी जड़ें खोदते हैं या अहित की ताक में रहते हैं। जब इस सच्चाई का ज्ञान मनुष्य को होता है, तभी उसकी सुबह होती है और वह अज्ञानता एवं अनभिज्ञता की नींद से जागता है। फिर भी यात्रा तो कहीं से और कभी भी आरंभ की जा सकती है। जब जागो तब ही सवेरा ही सोचकर तब भी यात्रा आरंभ की जा सकती है, जो सीधी अपने लक्ष्य तक बिना किसी रोक टोक के पहुंचती है। फ्रैंकलिन ने अपना लेखा जोखा लिखने तथा उनकी समीक्षा करते रहने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक बार कहा था, आप प्रतिदिन जो भी आपने किया है या आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटा है, नियमित रूप से लिपिबद्ध करते रहिए। रोज रात को सोने से पहले दिन भर का वृतांत लिखिए। दूसरे दिन प्रातः सोकर जागने के पश्चात पढ़िए और समीक्षा कीजिए ईमानदारी से कि पिछले दिन आपने क्या पाया, क्या गंवाया, कितने सुकर्म किए और कितनी भूलें की। उन सब पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए और देखिए कि आप अपनी कितनी गलतियां सुधार सकते हैं, दूसरों के कितने अवगुण विसार सकते हैं, अपनी कितनी बुराइयां त्याग सकते हैं। फिर उस दिन वैसा ही सब करने का प्रयास कीजिए। रात में सोने से पूर्व पुनः वह सब लिखिए और दूसरे दिन सुबह पिछले दिनों के कायाकल्पों से तुलना कीजिए। यदि उनमें आपको सुधार दिखाई देता है तो निश्चित आप में विकास उत्पन्न हो रहा है और आप सफलता की ओर जाने वाले वाहन में आसन ग्रहण करने के लिए अधिकारी हो गए हैं। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि आप सफलता के सोपान की सबसे ऊंची पायदान पर पहुंचकर ही दम लेंगे। इस अभ्यास को तब तक करते रहिए जब तक इसके अभ्यस्त न हो जाएं। इस अभ्यास यात्रा की समाप्ति पर ही आपको यह ज्ञान होगा कि आप किन किन बेकार की बातों में अपना समय तथा शक्ति नष्ट करते रहे हैं और वे क्या क्या कारण थे जिनमें फंसकर आप अपने सपने बिल्कुल अनजाने में चकनाचूर करते रहे। याद रखिए, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। क्या कभी आपने समय के अविरल प्रवाह को देखा है और सोचा है कि यह निरंतर बह रहा है, आगे बढ़ रहा है और कभी भी उल्टा प्रवाहित नहीं होता? इस प्रवाह को ही जीवन कहा जाता है और इसे रोकने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं है, न ही कोई इसे पलट सकता है। पल, घड़ी, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह और वर्ष या इसी प्रकार की कितनी ही सूक्ष्मतम इकाइयां समय को विभाजित करके आप अपनी कार्य कुशलता पर क्यों न शान बघार लें, पर समय को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। अपना समय नष्ट करके आप अपना ही कुछ नष्ट करते हैं। समय का नहीं, यह प्रकृति चक्र है, इसे रोका नहीं जा सकता, उल्टाया नहीं जा सकता और नहीं समाप्त किया जा सकता है। यह अनादि है, अनंत है। इसमें किसी भी प्रकार के व्यवधान का मतलब है प्रलय। तब सूर्य शांत हो जाएगा, उसकी राख भी नहीं बचेगी, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह एवं नक्षत्र निस्तब्ध एवं निस्तेज हो जाएंगे। हमारी पृथ्वी भी उस महाविनाश से अछूता नहीं रहेगी। इस सब की कल्पना ही न कीजिए, यही शुभ है। यह सारे विध्वंस व विनाश के स्थान पर रचनात्मक पक्ष की बात सोचिए और अपनी कार्य सूची में जीवन के रचनात्मक पक्ष को प्रमुख स्थान दीजिए। समय के प्रत्येक सूक्ष्मतम
सूक्ष्मतम एकांश का सदुपयोग कीजिए। कौन जाने आपके जीवन सरिता की कौन सी बूंद मोती बनकर आपके लिए चमत्कार प्रस्तुत कर दे। उसका सही व उचित उपयोग करने के कारण आपको सफलता के सिंहासन पर स्थान प्राप्त हो जाए। गलती सबसे होती है, मनुष्य से ही होती है, परंतु जो दोहराता है उसे मनुष्यता के दर्जे से उतार दिया जाता है। यह प्रकृति व समाज का शाश्वत नियम है। यदि आपकी फटी जेब से आपका पर्स कहीं जाते समय रास्ते पर गिर जाता है तो आप अपनी जेब को ठीक करवाने की तुरंत व्यवस्था करते हैं और दोबारा पर्स गिर जाने का अवसर आने नहीं देंगे। इसी में आपकी सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता निहित है। वास्तव में गलती ही आपको शिक्षा देती है और सुधरे हुए तरीकों से जीने की ओर उकसाती है। जिंदगी का यही कदम रचनात्मक कदम कहलाता है। जीवन में जब किसी कारणवश आपसे कोई भूल या गलती हो जाती है तो उससे ही आपको सबक मिलता है, ताकि आप अपने जीवन की पाठशाला में उस गलती के लिए आपको दंडित न किया जाए। इसी भूल को दोहराने के समय इलाज यही है कि गलती करने वाले को स्वयं ठोकर खाकर उठने या स्वयं सबक ग्रहण करने तक छोड़ दिया जाए। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन एड़ियां घिस घिस कर बीत जाता है। वे मनुष्य नहीं रहते, उनका प्रत्येक पल पीड़ा एवं आंसुओं से भरा रहता है। कौन कर सकता है? जिंदगी से शिक्षा ग्रहण न करने की तो वे कसम खा चुके होते हैं। लॉर्ड एवेल को एक बार व्यापार में एक माल का सौदा करने के लिए एक निश्चित स्थान व समय पर किसी व्यापारी से मिलना था। ठीक 10 बजे सुबह समय निश्चित किया गया था, किंतु वह वहां से 10:30 बजे पहुंचे। निर्धारित समय के 5-10 मिनट अधिक तक प्रतीक्षा करके उनका दूसरा व्यापारी एक पर्चे में कुछ लिखकर चला गया। जब लॉर्ड एवेल पहुंचे तो उन्हें वह पर्चा थमा दिया गया जिस पर लिखा था, जो व्यक्ति समय पर स्वयं नहीं पहुंच सकता वह अपना माल समय पर कैसे भेज पाएगा। ऐसे लापरवाह, लेट लतीफ और आलसी व्यापारी से दूर रहने में ही हमारा व हमारे व्यापार का कल्याण है। अतः अलविदा। लॉर्ड एवेल ने जब उस संदेश को पढ़ा तो लाज के कारण जमीन में गड़ गए। जरा से आलस एवं लापरवाही के कारण उन्हें 10 लाख पाउंड की चोट सहनी पड़ी थी। साथ में व्यापार जगत में उनकी साख को धक्का लगा सो अलग। इसका उन्हें अपनी आर्थिक हानि से अधिक अफसोस था। उसी समय उन्होंने मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि वह जीवन में कभी भी देर से काम नहीं करेंगे, और वास्तव में उन्होंने कोई काम विलंब में संपन्न नहीं किया। कागज के उस छोटे से पुर्जे ने उन्हें जीवन भर नियमित बनने रहने के लिए गुरु की भूमिका अदा की थी। लॉर्ड एवेल ने वास्तव में उस घटना से अत्यंत महत्वपूर्ण सबक ग्रहण की थी। उसके पश्चात उन्होंने गांठ बांध ली कि वह कभी भी देर से कोई काम नहीं करेगा। कभी कभी आप गलती करते हैं और आपको वास्तव में इसका पूरा अभ्यास रहता है कि आप गलती कर रहे हैं। ऐसे अवसरों पर आपको अपनी गलती सुधारने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहता। आप अपने जीवन के विद्यालय से प्राप्त किसी न किसी अनुभव को आधार बनाकर उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। सौभाग्य समझिए अपना कि आपको अभ्यास था कि आप गलती कर रहे थे। यह अभ्यास ही आपको सुधरने के लिए आपकी सहायता करेगा, वरन तो बहुतों को पता ही नहीं चलता कि उनसे गलती हो रहा है। ऐसे लोगों की स्थिति अपेक्षाकृत खतरनाक, निराशाजनक होती है। परिश्रम ही प्रकृति का वह सुलभ सोपान है जिस पर चढ़कर व्यक्ति सफलता व सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। विश्वास कीजिए, परिश्रम ही पथ में आने वाले प्रत्येक बाधा को हटा सकता है। यह आदिकाल से अपने चमत्कारी करिश्मे दिखाकर मानव को चकित करता रहा है। सभ्यता के संपूर्ण क्रमिक विकास पर परिश्रम ने ही अपने श्रम कणों को अंकित किया है और विकास चक्र को गति दी है, आगे बढ़ाया है। अंतरिक्ष की रहस्यमय यवनिका उठाकर एक नया आत्मविश्वास विकसित किया है। सागर की गहराइयों को उद्घाटित करके ज्ञान की नई सीमा स्थापित की है। नित नए अन्वेषणों के बीज बोकर हमारी पृथ्वी को समृद्ध किया है। समुद्रों को बांधने और पर्वतों को झुकाने में मानव को गौरवान्वित किया है। इसी परिश्रम ने सारे ब्रह्मांड को मानव के संपुटों में समेट सकने की क्षमता दिखा दी है। यही परिश्रम हर समय आपकी आज्ञा पालन करने को तत्पर प्रस्तुत रहता है। यह धारणा आपका भ्रम है कि प्रतिभा
अथवा गुण जन्मजात होते हैं। कोई भी जन्म से गुणी अथवा प्रतिभाशाली पैदा नहीं होता। संस्कार व्यक्ति को प्रतिभा बटोरने में सहायक अवश्य होते हैं, परंतु व्यक्ति पर समाज तथा आसपास के परिवेश का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। जीवन में पारस्परिक संपर्कों, अनुभवों एवं प्रयोगों से ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति को प्रत्येक क्षण पर किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं से शिक्षा, सहायता, अनुभूति एवं प्रेरणा मिलती है और वह इस सब के सहारे आगे बढ़ जाता है। जैसे कोई अबोध बालक अपने से बड़े माँ, पिता, भाई व बहन की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, आगे बढ़ता है, अनुभव प्राप्त करता है, अपने में अंकुरित प्रतिभा के पौधे को परवान चढ़ाता है। वहीं पौधा कालांतर में एक विशाल छायादार वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसकी प्रतिभा अपने आप में एक विश्वविद्यालय का आकार लेकर विस्तारित हो जाती है। उसकी घनी छाया से अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। यदि हम गलती करते भी हैं तो वह बुनियादी होती है। कभी कभी हम आरंभ से ही भूल करने लग जाते हैं। ऐसी दशा में किसी कार्य में सफलता की आशा करना ही बेकार है। कविवर विचारक लॉन्गफेलो ने एक स्थान पर कहा है, पंख न होने के कारण हमारा नव विचरण संभव नहीं है, किंतु हम अपने पैरों की सहायता से चल तो सकते हैं। काम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उपयुक्त और सही आरंभ की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक कार्य को भली भांति समाप्त करने के लिए उसकी पूर्व परिकल्पना व्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से कर लेना चाहिए। परिकल्पना अनुभव से बन जा पाती है। दूसरे शब्दों में कहें, हमें अपने जीवन की प्रत्येक सफल अथवा असफल घटना से पाठ ग्रहण कर लेना अनिवार्य है। प्राय रोज ही किसी न किसी कार्य, योजना अथवा अनुष्ठान का आरंभ होता है। कभी कभी यह आरंभ बिल्कुल अनजाने में ही हो जाता है। कुछ बातें इतनी सूक्ष्म और गौण होती है कि उनका श्रीगणेश होना पता ही नहीं चलता, किंतु बाद में उनका प्रभाव संपूर्ण जीवन, समाज और विश्व पर पड़ता है। कौन जानता था कि न्यूटन के सामने वृक्ष से एक सेब का टूटकर जमीन पर गिर पड़ना गुरुत्वाकर्षण के महान एवं लाभकारी सिद्धांत का कारण बन जाएगा। एक साधारण बीज धरती से अंकुरित होकर कालांतर में धीरे धीरे बढ़कर एक वट वृक्ष के रूप में एक बड़े भूखंड पर छा जाएगा। वास्तविकता तो यह है कि छोटी छोटी बातों का भी अपना विशेष महत्व होता है, उनका अनोखा स्थान होता है। हमें प्रत्येक तथ्य एवं वस्तु को महत्वपूर्ण समझना चाहिए और उसके अस्तित्व को गंभीरता से स्वीकारना चाहिए। वह वस्तु अथवा तथ्य चाहे कितनी भी आसान या तुच्छ क्यों न हो, संसार में जब वह विद्यमान है तो उसका कारण है। उसके अस्तित्व अथवा महत्व को परखने के लिए हमारे पास परख पाने के लिए प्रतिभा होना जरूरी है। पाठशाला रूपी जीवन का अनुभव बताता है कि छोटी सी घटना व्यक्ति में महान एवं चमत्कारी परिवर्तन पैदा कर देती है। शर्त यह है कि उसका आरंभ उचित हो। जब हम कोई परियोजना का आरंभ करते हैं तो बहुत शानदार ढंग से करते हैं, शुभ मुहूर्त पर पूजा करवाकर संपन्न करते हैं। उस पूरी भव्यता अथवा शुभारंभ के पीछे सिर्फ यही धारणा निहित होती है कि सफलता मिले। समारोह न केवल खाने पीने व नाचने गाने में ही न डुबा दिया जाए, अपितु उत्सव की गंभीरता, पवित्रता एवं निष्ठा से विमुख न हुआ जाए। शायद इसी कारण एक कहावत गढ़ ली गई है, शुभारंभ से अर्ध संपन्नता समझना चाहिए। इसलिए आपको यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि एक विधिवत एवं गंभीर शुभारंभ करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक व्यवस्थित परिकल्पना बनानी पड़ेगी जो आपकी मनोवांछित सफलता अथवा परिणति के प्रतिकूल न हो। शायद उस परिकल्पना से पूर्व आपको अपना कार्य क्षेत्र चुन लेना हितकर होगा। उस क्षेत्र के ही अनुसार आपको अपनी कार्य योजना की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। जो भी लक्ष्य निर्धारित करें वह स्पष्ट और बड़ा होना चाहिए। अपने निर्धारित लक्ष्य के संबंध में आपका मस्तिष्क व सोच स्पष्ट, गंभीर तथा व्यवस्थित होना जरूरी है। फिर भी उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और अडिग विश्वास उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, दृढ़ संकल्प और अडिग विश्वास के साथ किया गया काम सफलतापूर्वक संपन्न होता है। फिर जो भी करें, नियम, धैर्य, अनुशासन एवं व्यवस्था के साथ करने के साथ साथ अपने प्रत्येक बढ़ते चरण की सटीक समीक्षा कीजिए और यदि कोई भूल या त्रुटि पाई जाए तो उसे सुधारते चलिए। हमेशा आलोचना का बुरा मत मानिए।
आलोचना सदा आपको सुधरने का अवसर देती है। निंदा अवश्य बुरी वस्तु है, परंतु उसको वस्त्रों पर पड़ी धूल समझिए, जो जरा झाड़ने से आपसे अलग हो जाएगी। यह बिल्कुल स्वाभाविक और व्यवहारिक है कि किसी न किसी कारण के आधार पर ही कार्य को आरंभ किया जाता है। इसका स्थापित हो जाने के पश्चात कार्य का परिणाम भी स्पष्ट हो जाता है। सुखद परिणाम की स्पष्टता से प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलता है। जब आपका पथ प्रशस्त है और लक्ष्य स्पष्ट है, तो आपके कार्य विहंग के पंखों में चंचलता तीव्र हो जाती है और वह मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेता है। ऐसी संतोषजनक स्थिति की तुलना में दूरी का कुछ महत्व नहीं रहता। जब आरंभ हो गया तो अंत भी उतना ही शुभ एवं अवश्य भावी समझना चाहिए। यदि आरंभ भली प्रकार किया जाए तो एक भले अंत की संभावना करनी चाहिए। वैसे आरंभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे और बुरे, परंतु हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि प्रत्येक कार्य की शुरुआत अच्छे, व्यवस्थित, योजनाबद्ध, शुभ आरंभ से हो और हमारा ध्यान बुराई की ओर न जाए। इसके लिए हमें प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। हमारी प्रकृति सबसे बड़ी हितैषी है। इसका प्रत्येक नियम दृढ़ और विस्थापित है कि कोई भी उन्हें डिगा नहीं सकता। उसके रचनात्मक अथवा तथा संहारक दोनों प्रकार के नियम एक अलौकिक अदृश्य नियमबद्ध क्रम की ओर कठोर से कठोर कसे हुए हैं। इसके नियमों का चक्र कभी कभी मानवीय ज्ञान परिधि के बाहर होने के कारण हम उसे विसंगति की परिभाषा दे बैठते हैं। परंतु एक नेत्रहीन यदि सूर्य का प्रकाश देख न पाए तो उसमें सूर्य को दोष क्यों दिया जाए। यह नियम ही हमें निरंतर काम करते रहने अथवा संघर्ष करते रहने के लिए प्रेरित करता है। मैं पूछता हूं, जब प्रकृति एक क्षण के लिए अपनी गति नहीं रोकती है और हमारे शरीर में प्रत्येक अवयव अपने अपने कार्य में नियमबद्ध कार्यरत रहता है, तो हमें रुक जाने या विश्राम करने का क्या अधिकार है, क्या औचित्य है। प्रकृति का प्रत्येक गतिशील क्षण हमें गतिशीलता का पाठ पढ़ाता है। हमारा पथ चाहे कितना भी कंटकमय क्यों न हो, फिर भी हमें बढ़ते जाना चाहिए। प्रकृति की कठोरताएं हमें कठिनाइयां सहने की शक्ति देती है। मन में विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रकृति ने हमें एक पुरस्कार दिया है जिसे हम परिश्रम कह सकते हैं। परिश्रम रूपी एक गुण प्रकृति ने अपने ही अनेक गुणों में से ऐसे दे दिया जैसे कोई मां अपनी संतान को अपना रक्त समान दूध पिलाकर उसे जीवन प्रदान करती है। परिश्रम भी उसी प्रकार हमारे रक्त में रच बस जाता है। उसकी प्रत्येक चाप अथवा हृदय का प्रत्येक निस्पंदन हमें परिश्रम करते रहने की ओर संकेत करती रहती है। परिश्रम से मुंह मोड़ना मां के दूध से विश्वासघात जैसा अधम कार्य माना जाना चाहिए। जानते हैं विश्वासघात की सजा क्या होती है? भगवान अथवा प्रकृति द्वारा अवश्य दंड मिलता है। आपको एक कटु सत्य बताता हूं, हम प्राय रोज ही कुछ न कुछ शुरू करते हैं। कुछ का आरंभ बिल्कुल अनजाने में हो जाता है। कुछ की शुरुआत इतनी छोटी व तुच्छ होती है कि हम उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, परंतु इतनी छोटी व तुच्छ आरंभ होते हुए भी उसका अंत बहुत विलक्षण व महान होता है, जो संपूर्ण जीवन को बदल देता है। हमारे आसपास के भौगोलिक परिवेश में होने वाले परिवर्तन एवं आरंभ हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सागर के समान व्यापक फाट वाली नदी भी जब उद्गम हो से निकलती है, तब एक महीन धारा के रूप में बहना आरंभ करती है। इसी प्रकार जैसा कि पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं, एक साधारण छोटे आकार का बीज कालांतर में विराट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। एक साधारण एवं अनजान आरंभ से विशाल एवं विलक्षण परिणाम अथवा अंत का उदाहरण है। प्रसिद्ध कलाकार पॉल सिंह पहले पेरिस में मामूली पेंटर थे और विज्ञापन के लिए रंग बिरंगे होर्डिंग, बैनर व दुकानों के साइन बोर्ड बनाया करते थे। वहीं उनकी कला यात्रा का आरंभ था, परंतु बाद में वह यूरोप के प्रख्यात चित्रकार बन गए। भारत में मकबूल फिदा हुसैन का जीवन वृत्त भी बिल्कुल इसी प्रकार का रहा है। वह भी सबसे पहले मुंबई में फिल्मों के बैनर और साइन बोर्ड बनाया करते थे। 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मूर्तिकार हेनरी अपने आरंभ के दिनों में गधे का दूध बेचकर जीवन की गाड़ी घसीटते थे। रिचर्ड फैलो
पहले पत्थर तोड़ने वाला काम करके रोजी कमाते थे, परंतु बाद में उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा और महान बांसुरी वादक के रूप में ख्याति अर्जित की। संभवतः पत्थर तोड़ते समय किन्हीं स्वरों की मधुरता उन्हें भी भा गई हो, जो बांसुरी के छेदों पर उनकी नपी तुली उंगलियों के जादुई स्पर्श से प्रस्फुटित हुई। महाकवि होमर कविता करने से पूर्व सागर के तट पर आवारागर्दी करते थे। उनकी आवारागर्दी में उनका कवि उजागर हुआ या विशाल सागर की मदमस्त लहरों को तट पर बार बार अपना सर्वस्व लूटा देने की अदा ने उनके कवि को जगा दिया। महाकवि होमर ही जाने, परंतु हमें तो इतना सरोकार है कि उनका आरंभ अत्यंत अनभिज्ञ, अनजान व अपरिचित था। शेक्सपियर नाटकों की दुनिया के सूर्य बनने से पूर्व नाटक घरों के बाहर प्रेक्षक अतिथियों के घोड़ों की निगरानी करते थे। कौन जानता था कि वह अस्तबलों की बदबूदार दुनिया से निकलकर नाट्य मंच पर न केवल चमकेंगे स्टार की भांति, बल्कि स्वयं नाटक लिखकर अन्य कलाकारों को भी चमकाएंगे और युग प्रवर्तक की संज्ञा से सुशोभित होंगे। इन सभी का आरंभ अत्यंत नगण्य व एवं उपेक्षणीय था, किंतु महत्वपूर्ण यह था कि उनका एक लक्ष्य था जिसके प्रति वे सभी पूर्ण रूप से समर्पित थे, निष्ठावान थे और उसे प्राप्त करने के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने सच्ची निष्ठा के साथ तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने सफलता की देवी भेज दी, जिसने उन्हें वैजयंतियों से अलंकृत किया और प्रसिद्ध उनके चरणों की दासी बन गई। इन सभी दृष्टांतों और उदाहरणों को मैंने केवल यह प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किया है कि आरंभ चाहे कैसा भी हो, यदि परिश्रम एवं जीवन के अनुभव रूपी पाठ से जब तक आप लाभान्वित नहीं होंगे, आपको सफलता प्राप्त होना मुमकिन नहीं होगा। आवश्यकता है प्रेरणा की, प्रोत्साहन की, सतत प्रयत्न से भरे पूरे परिश्रम की। इसकी ही आदत बनाइए, परिश्रम की ऐसी आदत कि उसके बिना आप अपना जीवन अधूरा अथवा सुना व शून्य के समान समझने पर विवश हो जाएं। मैं इसका उपाय बताता हूं। सबसे पहले आप अपने गरेबान में झांकें। यदि आपका जीवन साधारण है तो भी चिंता मत कीजिए। फिर यह देखिए कि आप प्रत्येक दिन क्या करते हैं। आपका दिन किस प्रकार आरंभ होता है। जब आप जागते हैं उस समय घड़ी क्या बजाती है। आप अपनी दिनचर्या किस प्रकार शुरू करते हैं। दैनिक कार्य आरंभ करते समय आपकी मनोदशा कैसी रहती है। कौन सा काम सबसे पहले करना पसंद करते हैं। इन सभी प्रश्नों को एक कागज पर लिख लीजिए और क्रमानुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कीजिए, परंतु ख्याल रहे कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर सच्चाई व ईमानदारी से लिखें। अंत में उन पर गंभीरता से विचार करें। समीक्षा करते समय बहुत संभव है आपको स्वयं पता चलेगा कि आपने कहां और क्या भूल की है। आपका कौन सा काम आपके लिए नकारात्मक एवं घातक है। विवेक की समीक्षा रूपी छलनी से नकारात्मक एवं घातक कार्यों को छान लेने के बाद जो बचेगा वह अमृत होगा। उस अमृत की ही को अपनी प्रकृति में मिश्री की भांति घोल दीजिए। फिर देखिए कितना मधुर हो जाता है आपका संपूर्ण जीवन। अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आपका प्रत्येक दिन आनंद से भरपूर उत्साह के साथ शुरू होना चाहिए। इसी आरंभ पर आपके पूरे दिन की रूपरेखा बनेगी। यदि यही बात गांठ बांध ली गई तो जीवन की बिसात पर आपको मात देने वाला कोई भी सिद्धहस्त साथी नहीं मिलेगा। अंततः आपका जीवन सफल एवं सुखद बनेगा। इसी सफल एवं सुखद जीवन का अधिकाधिक उपयोग आपको करना चाहिए। साथ ही जितना भी समय आपके अधिकार, आधिपत्य एवं अधीन है, उसका पूरा लाभ उठाना आपकी कुशलता एवं प्रकृति की उपायदेयता पर निर्भर करता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि आपके दिन का आरंभ यदि सूर्योदय से पूर्व हो जाए तो अत्यंत उचित और शुभ होता है। चाहे आप कोई भी कार्य करें, सूर्योदय से पूर्व जागकर हर प्रकार से तरोताजा होकर दिन भर के काम के लिए ऐसे तैयार हो जाएं जैसे कि एक कुशल एवं उत्साही योद्धा रण क्षेत्र के लिए प्रस्तुत होता है। उस समय आप में उत्साह कूट कर भरा होगा, जोश होगा और फुर्ती भरा आवेगा। मानसिक एवं शारीरिक आलस्य आपसे दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की चिंता से आप मुक्त होंगे। आपके सामने विकास का व्यापक आकाश बाहें पसारे आपका स्वागत कर रहा होगा। इसके विपरीत यदि आप सूर्य सर पर
आने के बावजूद बिस्तर पर सोते रहेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए प्रगति व प्रसन्नता के सभी कपाट बंद हो जाएंगे और आप पिछड़ेपन की दलदल में पड़े पड़े अपना सर्वस्व नष्ट कर देंगे। चिड़चिड़ी अंधेरी गलियों में ही निराशा की उंगलियों से आशा की एक प्रकाश किरण टटोलते फिरेंगे। सूर्योदय से पूर्व जागिए। यदि कोई विशेष कार्यक्रम न हो तो किसी खुली व हरी हरी जगह पर चले जाइए, कुछ टहलिए। यदि आपका शरीर व स्वास्थ्य स्वीकार करे तो हल्का फुल्का व्यायाम भी कर लीजिए। अपने चारों ओर प्रभात का उत्साह आपके शरीर के प्रत्येक छिद्र में प्रवेश कर जाएगा और उत्साह के कारण आप अपना पूरा दिन व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध बना लेंगे। उसकी प्रत्येक योजना को क्रियान्वित होने की संभावना के कारण आरंभ से ही आप प्रोत्साहित महसूस करने लगेंगे। फिर एक बार यदि आपका कोई काम न भी बने तो भी हतोत्साहित नहीं होंगे, बल्कि उस क्षणिक असफलता के पत्थर को परे हटाकर एक कर्मवीर योद्धा की तरफ पुनः आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार की दिनचर्या के अनुसार चलने वाले मानव ने प्रगति की प्रत्येक ऊंचाई को स्पर्श किया है। यह उनके जीवन वृत्त, इतिहास तथा आत्मलिखित वृत्तांत से पता चलता है। वर्ण ने कहा है कि हम अपने जीवन की पाठशाला में एक बड़ी भूल यह कर बैठते हैं कि हम अतीत की गलतियों पर सोचने तथा खेद करने में अपना वर्तमान का अधिकांश भाग गंवा देते हैं। सुबह से ही हम अपनी बीती हुई भूलों के कारण घूलते रहते हैं। हमारा मन प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि से बुरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। उस प्रदूषण के धुएं के कारण हमारा वर्तमान इतना घनीभूत हो जाता है कि हमें अपने सामने पसरा हुआ भविष्य भी स्पष्ट नजर नहीं आता। दिन भर की काहिली व अकर्मण्यता से ही हम अपना पूरा दिन बर्बाद करते रहते हैं। इसके विपरीत हम सुबह उठकर अपने बीते हुए कल की प्रत्येक भूल को कल के साथ ही दफना नहीं देते, ताकि हम एक साथ सुथरे तुलन पत्र को लेकर अपना आज आरंभ करें और गंभीरतापूर्वक तय करें कि आपको अपने आज को कितना और किस प्रकार दोष मुक्त बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अपने लिए मकान बनवाना है। मकान बनवाने के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक यह है कि मकान का नक्शा बनवाएं। नक्शा बनवाने वाले नक्शानवीस को अपनी सभी आवश्यकता समझा दें, ताकि वह नक्शा बनाते समय आपकी आवश्यकताओं को अपने नक्शे में उचित स्थान दे सके। फिर अपने अभियंता से मिलकर निर्माण का योजना लिखें तैयार करें। उसके आधार पर पूंजी की व्यवस्था तथा निर्माण का कार्यक्रम निर्धारित करें। उसी कार्यक्रम के आधार पर निर्माण कार्य आरंभ करें और निर्माण कार्य अंतिम समय तक बिना किसी विघ्न के जारी रखें। यदि इस ओर गंभीरता व ईमानदारी से काम किया जाता रहा तो निश्चित ही आपका मकान आपकी आशा के अनुरूप बनकर तैयार हो जाएगा। आपको अपनी अभिकल्पना अपने वास्तविक स्वरूप में देखकर आपको जो प्रसन्नता होगी उसे न आप व्यक्त कर सकते हैं न मैं। एक नियमबद्ध कार्यान्वयन का प्रतिफल आपको जीवन भर संतुष्ट रखने में सफल होगा। यह प्रकृति का अनदेखा नियम है। उसके किसी काम में न तो शिथिलता आती है न ही उसकी आवश्यकता पड़ती है। सारा कार्यक्रम एक क्रमबद्ध योजना के अंतर्गत ऐसा चलता रहता है जैसा रेल की पटरियों पर रेलगाड़ी चलती हो। कृपया ध्यान दीजिए कि रेल पटरी से रेलगाड़ी तभी गिरती है जब पटरियों में कुछ गड़बड़ी होती है। इसी प्रकार आपकी व्यवस्था में आरंभ से अंत तक के बीच यदि कुछ खराबी या दुर्व्यवस्था आ जाए तो उसका कुप्रभाव आपकी संपूर्ण योजना पर पड़ता है। यह एक अनुभव है जो आपको किसी पुस्तक अथवा विद्यालय से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। वही आपका आदि गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है, मार्गदर्शक है। धन्यवाद।